ये अल्ताफ़ साहब बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही मौक़िफ़ है कि ये फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? देखिए ज़रूर चैलेंज करें, मगर इस तरह ना करें जिस तरह इधर बहस की है। इनके वकला नाकाम रहे, लीगली इतना इन्होंने उस केस को लड़ने से इनकार किया और पॉलिटिकली ये केस लड़ा। देखिए ना, ये लीगली लड़ने वाला केस था, इसमें मज़हब कार्ड, सीरत, फलां, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये जी हमने किया नहीं है। देखिए एनसीए का पैसा आना साबित है, ज़ब्त शुदा अमाउंट आना साबित है, बंद दफाफा साबित है, आपकी जो रिश्वत ली गई वो साबित है, शैम ट्रस्ट साबित है। आप लीगली जवाब देते इस चीज़ का, अपील ज़रूर करें, मगर अपील इस तरह ना करें जिस तरह आपने ये केस लड़ा है। इनके पास एविडेंस नहीं है, अपील करेंगे भी तो नाकाम है। मुज़ाकराती अमल पे इस फैसले की मैं नहीं समझता मुज़ाकरात एनआरओ या डील के लिए नहीं हो रहे थे। मुज़ाकरात हो रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और माहौल को बेहतर किया जाए, उसमें ये अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ज़रूर करें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी का क्या बनेगा अब? क्या हुकूमत की तहवील में उसको दी गई है, उस पर हुकूमत फैसला करेगी कि उसको इंशाल्लाह ताला एक बेहतर तरीके से एक ट्रस्ट के तौर पे एजुकेशनल पर्पस के लिए चलाएं। फैसला आने से पहले भी हमने देखा कि फैसल वोरा साहब ने भी वही सज़ा सुनाई थी, कुछ सहाफ़ियों ने भी यही कहा था कि इतनी सज़ा होगी, तो ये फैसला आने से पहले ही किस तरह? देखिए ना, वो तो स्पेकुलेशन हर कोई करता है, कुछ हक में करते हैं, कुछ खिलाफ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि साफ़ी स्पेकुलेशन करते हैं, हर फैसले के ऊपर करते हैं, टाइम से पहले बैठ के उस पर डिस्कशन भी होती है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि ज़मानत के लिए एक बाद सज़ा ज़मानत के लिए एक बुनियादी प्रिंसिपल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि वो कहते हैं कि आपने केस के मेरिट्स में नहीं जाना, सिर्फ फ्लोटिंग ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई बिल्कुल ऊपर तैरती हुई कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती नज़र आ रही है तो उसको देखना है, और इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। सर ये सवाल यहाँ से भी ले लें कि चूँकि आप वज़ीर कानून भी है, तार साहब वज़ीर इत्तलात भी है, ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस का आज फैसला आया है, 3 दिन से जो सहाफ़ी जो ख़ास तौर पर नून लीग की तरफ जिनका झुकाव ज़्यादा है, वही फैसला ऑलरेडी जो है वो टीवी पर बैठ कर अनाउंस कर चुके हैं, तो कानूनी हैसियत से आप किस तरह देखेंगे कि पहले से ही फैसला आया है? और वज़ीर इत्तलात साहब आपसे ही सवाल है कि चूँकि आप मीडिया को भी डील कर रहे हैं, तो क्या पैमरा इस तरह के सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? मैंने तो इसीलिए हमेशा एहतियात का दामन थामे रखा है, और आज भी ये बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस केस को देखना है तो फैसला उन्होंने करना है। मैं आपकी बात से भी मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि फैसला अनाउंस हो गया और उसमें बता दिया गया। क्या किसी ने बैठ के कहा कि उसके कितने सफ़ात पे मुश्तमिल है, और क्या किसी ने कहा कि कौन कौन से सज़ा के बारे में? सज़ा के बारे में एक स्पेकुलेशन होती है। ये स्पेकुलेशन आप लोगों ने ही तरगीब दे के हमसे ये कहलवाते हैं कि आया इस केस में आप समझते सजा होगी, तो मैं अगर वज़ीर कानून कहूँ कि सजा नहीं होगी तो फिर आप मुझे देंगे, आप मुझे सड़कों पे जवाब देंगे। तार साहब एक सवाल दे रहे हैं कि क्योंकि आप वज़ीर कानून है आप और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये तो 3 पेशियों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार है। सवालों का मैं जवाब दे लूंगा, मैंने फिर नमाज के बाद मीटिंग में जाना है, तो फिर अता साहब आपके साथ उनके दोस्त हैं, उनका मौक़िफ़ भी। लेकिन एक बात मैं बड़ी वजाहत के साथ करना चाहता हूँ कि हुकूमत ये फर्मली बिलीव करती है कि जो निज़ाम इंसाफ है ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, और ये आर्टिकल 175 के तहत पाकिस्तान की अदलिया के डोमेन में है। हुकूमत ने जब हमने 2022 में हुकूमत संभाली तो ये मामला काबीना के सामने आया था, और उससे पहले ये मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने इसको डिग आउट करके ये बात सामने लेके आए थे कि बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट ने कुछ तहकीकात का आगाज़ किया था, जिनमें हुसैन नवाज साहब की भी प्रॉपर्टीज़ थी। मैं खुल के ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्लियर कर दिए गए, और जब वो मामला आगे चला तो मामला पहुँचा बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब की फैमिली के बारे में, और वहाँ पे फिर अल्टीमेटली 190 मिलियन पाउंड्स जो थे वो उस केस में सेटलमेंट का हिस्सा बने। कानून ये है कि जब इवन सेटल भी हो जाए तो ये जो कॉन्फिस्केटेड अमाउंट्स होती हैं ये मुतलका मुल्क में, और ये रवायत भी रही है कि ये जो फैटफ के प्रैक्टिसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज में जो एक कॉन्सेप्ट भी ये था दुनिया को इस तरह के पैसे के ख़िलाफ़ हुकूमती सतह पे कॉम्बैट करने की कोशिशें करने का। आपको याद है किसी ज़माने में स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स के बारे में कहा जाता था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के हेवन्स हैं, कई और डेस्टिनेशंस हैं दुनिया में। तो ये
ममालिक ने बैठ के ये तय किया कि नहीं ये आवाम का पैसा होता है जो टैक्स एवेजन से या किसी ना किसी हवाले से कमा के बाहर ले जाया जाता है, तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए। तो ये 190 मिलियन पाउंड जो थे ये वापस मिलने थे वफाकी हुकूमत को, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट नंबर 1 कहते हैं। आपने ये सारी बातें सुनी हुई। किस्सा कोता ये है कि काबीना के एक इजलास में एक बंद एनवेलप लाया गया और कहा कि ये गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से और वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के इमरान खान की तरफ से कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो सीज़ कर रखा है और वो हुकूमत पाकिस्तान को ये लिखा हुआ है कि वो वफाकी हुकूमत को ट्रांसफ़र होना है। तो अगर हम ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, एक खुफिया माहदा कर लेंगे कि इसकी तफसीलात बाहर में नहीं जाएंगी तो ये पैसा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस प्री टैक्स पे काबीना से एक फैसला लिया गया। हालांकि उससे कुछ रोज़ पहले शहजाद अकबर साहब एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे वो मुआहदा कर चुके थे और वो पैसा अनफॉर्चुनेटली जो कि उस वक्त की कन्वर्जन के मुताबिक 59 अरब के करीब बहुत खतीर रकम है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के ज़रिए जो मलिक रियाज साहब ने सेटलमेंट में मुआवजा अदा करना था सिंध के अवाम को, उसमें यानी उस जुर्माने के अकाउंट में उसको जमा करवा दिया गया। तो इस बात की दूसरी तस्दीक फिर सुप्रीम कोर्ट के एक बाद के फैसले से होती है। जब कैबिनेट डिसीजन में ये सब देखा गया तो एक कैबिनेट कमेटी बनी, वज़ीर आज़म शहबाज साहब ने उस पर ऑर्डर किया, मामला जो था वो नैब को रेफ़र कर दिया गया और साथ हदायत की गई अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कि वो वफाक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे उस मुकदमे में कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है, ये किसी सेटलमेंट में पैसा नहीं जाएगा जुर्माने की अदायगी में या इस तरह के किसी काम में। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अमाउंट जो है वो ऑर्डर की, ये केस दर्ज होने के बाद, और वो पैसा मुंतकिल हुआ, जितना भी आया हुआ था वो वफाक पाकिस्तान के अकाउंट में गया ताकि वो पाकिस्तान के अवाम के तसर्रुफ में आए। तो ये उस केस के मामलात हैं। अब ये केस 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चला है, इसमें शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। वो सारे जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू करके गए हैं वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे। मीडिया पे मुखातिब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पर जिरह करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो अदरवाइज इन्फ्लुएंस देती अदालत। लेकिन ये उनकी चॉइस थी, उन्होंने सफाई में गवाहान पेश नहीं किए। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फ़ैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, कई पेशियाँ दी, कई एक तफ्तीशी ऑफिसर के जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 30 या 31 दफ़ा मौके दिए गए कि उस पर जुर्म का बंदी की जा रही। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अपील होने की सूरत में, ये मेरी पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ख्वाहिश है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी हो कि अकबर के, अनवर के, बशीर के, बूटे के केसेस में जो टाइम लाइन्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, इन केसेस में भी वही होनी चाहिए कि मुकदमे दायर हों तो वो अपने नंबर के ऊपर टेकअप किए जाएं, उनको मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। और इसके अलावा मेरे ख्याल में इस पर कमेंट करने के लिए